एपिसोड 51। काया का इमोशनल होना अद्विक पर अटैक। अब आगे। वीर जैसे ही बैकयार्ड में गया वो अचानक ही वीरा से टकराकर उसे लिए हुए ही नीचे गिर गया। अब हाल ऐसा था कि वीरा ऊपर पड़ी हुई थी और उसके नीचे वीर गिरा हुआ था। उन दोनों के लिप्स आपस में अटैच हो गए थे। अपनी हालत का अंदाजा होते ही दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो सदमे एक दूसरे को देख रहे थे। वीरा तुरंत होश में आते हुए वीर के ऊपर से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन वीरा के गले का लॉकेट वीर के शर्ट के बटन में बुरी तरह फंसा हुआ था। पहले ही वीरा शर्म की वजह से वीर से नजरें नहीं मिला पा रही थी और अब इस ऑकवर्ड सिचुएशन में वो लॉकेट निकालने में बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डाल पा रही थी। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। वही वीर उसके शर्म से झुकी नजरों को देख खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। खैर, जब उसने देखा कि वीरा से अब नहीं हो पाएगा तो उसने एक झटके में ही अपने शर्ट के बटन तोड़ दिए, जिसके टूटते ही वीरा जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। वीर भी अपनी जगह से उठा और अपने कपड़े झाड़ने लगा। उन दोनों के बीच अजीब सी शांति छा गई थी, जिसे तोड़ने के लिए वीर कुछ बोलने ही वाला था कि तभी एक बॉडीगार्ड उसके सामने आकर बोला, छोटे कुंवर सा, हुकुम सा ने आपको 10 मिनट में स्टडी रूम में मौजूद होने को कहा है। उस बॉडीगार्ड ने अपनी बात कही और बिना वक्त गवाए वहां से चला गया। वीर, ये भाई भी ना सजा देकर ही रहेंगे। हे ऊपर वाले, क्या जुल्म है। लगता है भाभी से मदद लेनी पड़ेगी। रोनी सूरत लिए खुद में बड़बड़ाते हुए वीर वहां से अपने भाई के कहे मुताबिक स्टडी रूम की तरफ चल पड़ा। वहीं उसके पीछे खड़ी वीरा आंखें बड़ी किए मुंह खोले खड़ी थी। उसे आज पता चला था कि वीर राजस्थान के हुकुम सा भाई और यहाँ छोटा कुंवर है। खैर, वीर जैसे ही स्टडी रूम में एंटर हुआ, उसके सामने आरव और एकांश खड़े अपनी खा जाने वाली नजरों से उसे ही घूर रहे थे। उनकी जानलेवा नजरें खुद पर महसूस कर बेचारे वीर की सिट्टी पीटी गुल हो गई। उसके मन कर रहा था कि दरवाजे से ही लौट जाए, लेकिन अफसोस बेचारा ऐसा नहीं कर सकता था। आखिरकार हार मानकर वो कमरे में एंटर हुआ और उसके अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जिसके बाद चारों ने स्टडी रूम में मौजूद सीक्रेट रूम को खोला और उसके अंदर चले गए, जहां पहले से ही अद्विक मौजूद कियारा के बड़े से पोर्ट्रेट को घूर रहा था। डॉट फ्रिक सिर्फ इतना था कि उसमें कियारा बहुत अलग दिख रही थी। उसके कपड़े पहनने का तरीका भी पुराने जमाने की तरह था। लंबे बाल, जिसमें से आधे बाल उसके आगे बिखरे हुए थे। सर पर ओशियन ब्लू रंग का क्राउन। अद्विक को जैसे ही एहसास हुआ उन तीनों के बारे में, उसने एक बटन दबाकर कियारा के पोर्ट्रेट को चेंज कर दिया। अभी अभी जहां पर कियारा का पोर्ट्रेट था, अब वहां बुक शेल्फ आ गया था। कैलिफोर्निया। डॉट मयंक अपना काम करने के बाद झरने के पास कुछ देर लेटा रहा। उसके बाद उठकर वो पास पड़े उन स्टूडेंट्स की लाशों के पास जाकर बैठ गया। मयंक, बेवकूफ साले आए थे यहाँ रहस्य जानने, अब खुद रहस्य बनकर रह जाएंगे। पता नहीं इन इंसानों के अंदर कौन सी चूल मची रहती है खुद को खतरे में डालने का। मयंक उन पर हंसते हुए बोला और वहां से उठकर खड़ा हो गया। उसने अपनी हाथों को घुमाया तो उनके लाश हवा में उड़ने लगे। डॉट कुछ देर बाद मयंक के आंखों से एक पीली रोशनी निकली और वो सीधा उनके मृत बॉडी के अंदर समा गई, जिसके बाद मयंक ने उन्हें नीचे पटक दिया और कुछ ही देर में उन स्टूडेंट्स के शरीर के अंदर हलचल होने लगी और एकदम से उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। मर चुके थे वो लोग, लेकिन अब उनके अंदर शैतानी शक्तियां थी जो मयंक ने डाली थी। अब वो नॉर्मल इंसान ना होकर वैम्पायर बन चुके थे। उनके मुंह से लंबे पैने दांत बाहर निकल रहे थे, लाल खूनी आंखें जिसमें सिर्फ दरिंदगी भरी हुई थी। वो सभी अपनी जगह से उठे और मयंक के सामने घुटनों के बल बैठ गए। उन्हें देखकर मयंक के होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई। वो जोर जोर से हंसने लगा, जिसके आवाज से आसपास बैठे पंछी वहां से डरकर उड़ गए। मयंक अपनी सेना बना रहा था, ना जाने अब क्या करने वाला था वो।
राजस्थान में कियारा के साथ बैठी काया, जो इतने महीनों बाद अपनी दोस्त से मिली थी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो जब से आई थी तब से चपड़ चपड़ किए जा रही थी, जिससे कियारा अब चिढ़ भरी नजरों से उसे ही घूर रही थी। अगर ये लड़की उसकी दोस्त ना होती, पक्का उसके हाथों इसका खून हो जाता। काया, क्या हो गया? क्यों तू ऐसे मत घूर, देख इतने दिनों बाद मिली हूँ तो ये बिल्कुल मत सोचना कि तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे जाने दूंगी। पहले कम इरिटेट करती थी, लेकिन अब दुगना करूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतने दिनों दूर रहने की? ऊपर से नो फोन कॉल्स, नो मैसेजेस, तुझे एक बार भी याद नहीं आई मेरी? काया पहले तो कियारा को चिढ़ाते हुए बोली, लेकिन अंत में गुस्से से मुंह फुलाकर बोलने लगी। वो बोलते बोलते रोने लग गई थी, उसकी आंखें भी गीली हो गई थी। कियारा, अरे मेरी माँ, रोना बंद कर। कैसे करती कॉल? मैं तुझे फोन तो है नहीं मेरे पास, और ना ही तब से इस डेविल, राक्षस, बंदर के पूर्वज इंसान ने मेरा बाहर आना जाना बंद करवा दिया है। मुझे खुद ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया देखे अरसा हो गए है। काया को रोते देख कियारा ने अपना सर पीट लिया और उसे समझाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर काया मुंह खोले उसे देख रही थी। काया, अरे यार, मुझे लगता था कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, तेरे साथ भी यही हाल हुआ है। देखा हम दोनों कितना जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। काया कियारा को जोर से हक करते हुए बोली। तभी एक तेज आवाज में दरवाजा खुला और सामने अद्विक खड़ा काया को जान से मार देने वाली नजरों से देख रहा था, जिसे महसूस कर कियारा जबरदस्ती हंसते हुए काया को खुद से अलग कर साइड बैठ गई। एकांश जल्दी से अंदर आया और काया को बिना सोचे समझे अपने कंधे पर उठा कमरे से बाहर निकल गया। इस बीच काया को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। उनके जाते ही अद्विक ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और धीरे धीरे कियारा की तरफ बढ़ गया। कियारा जो वहां से निकलने के बारे में सोच रही थी, जब उसने अद्विक को अपने पास आते हुए देखा तो वो धीरे से उठी और जैसे ही साइड से निकल भागने को हुई, अद्विक अपने लंबे हाथों से कियारा को पकड़ अपने गोद में उठाकर बिस्तर पर फेंक दिया, जिसके बाद कियारा ने बेड पर रखे ब्लैंकेट से खुद को छुपाने की कोशिश करने लगी, जिसे अद्विक ने एक झटके में ही खींचकर दूर फेंक दिया। अभी वो पास जा ही रहा था कि तभी खिड़की से एक सफेद रंग की तेज रोशनी आई, जिसके प्रभाव से खिड़की का कांच टूटकर चूर चूर हो गया और ये देखकर कियारा की चीख निकल गई। एपिसोड 52, अद्विक कियारा का इंटेंस रोमांस। अब आगे। कियारा की चीख सुन अद्विक ने उसे अपने बाहों में छुपा लिया। उसकी गुस्से से भरी लाल आंखें सामने खड़े हंसते हुए मयंक के चेहरे पर ही जमी हुई थी, जो अभी अभी उन दोनों को करीब होता देख ये कांड कर काफी खुश हो रहा था, ये सोचकर कि उसने उन दोनों को दूर कर दिया। तभी कियारा अद्विक से दूर हुई और अचानक से उसकी खिड़की के सामने खड़े मयंक के ऊपर पड़ गई, जो उसे हवस भरी नजरों से देख रहा था। कियारा को इसी चीज से सख्त नफरत थी जो इस वक्त मयंक कर रहा था। उसकी हाथों की मुठियां कस गई और कियारा की आंखें गहरी नीली हो चुकी थी। माथे के बीचों बीच आग का एक छोटा सा निशान उभर आया था, जिसमें कियारा के बढ़ते गुस्से के साथ उसकी गहराई और चमकने की शक्ति भी गहरी होती जा रही थी, जिसे देख अचानक ही मयंक के चेहरे का रंग फीका पड़ गया और वो वहां से तुरंत गायब होकर वापस उसी जंगल में आ गया। वो आंखें, वो गुस्सा, ये सब कुछ तो उसकी निशानी है। तो क्या वो वापस आ गई? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसका आना नामुमकिन है। जिस तरह वैम्पायर लोक ने उन्हें खत्म किया था, उस हिसाब से तो वो कभी वापस नहीं आ सकती। फिर ये कौन है और उसके माथे का वो निशान क्या हो रहा है ये मेरे साथ? जरूर ये सब उस अद्विक प्रताप सिंह की चाल है, मुझे उससे दूर करने का। मयंक परेशान होते हुए कियारा के निशान को याद करते हुए बोला, और अद्विक का याद आते ही उसके माथे पर बल पड़ गए। उसे लगने लगा था कि ये सब अद्विक ने किया है, और ये सोचकर उसके अंदर का गुस्सा और बढ़ गया था। खैर, दूसरी तरफ जैसे ही अद्विक ने कियारा की तरफ ध्यान दिया, वो अपनी जगह पर जम सा गया।
क्योंकि कियारा के माथे का वो निशान गहरा होता जा रहा था। इसी के साथ कियारा के कपड़े भी अपने आप डिस्पियर होकर अब ब्लैक रंग के टाइट फाइटिंग गैजेट से भरा यूनिफॉर्म उसके पूरे बॉडी को कवर कर रखा था। अद्विक को याद आया कि उसने ठीक ऐसा ही पोशाक पहने एक शख्स को राजस्थान के गलियों में घूमते हुए देखा था। तो क्या उसकी टाइगर को पहले से ही सब कुछ पता चल गया है? अद्विक ने झटके से कियारा को अपनी तरफ खींच उसे अपने बाहों में भर लिया। कियारा अब पहले की तरह हो गई थी, लेकिन माथे पर वो लाल निशान अब भी मौजूद था जिसमें अब कोई हलचल नहीं हो रही थी। वो अद्विक को मुस्कुराते हुए देख रही थी। कियारा, मिस्टर सिंह, क्या लगता है आपको उस दिन वो कमरा अपने आप खुला था और आपने मेरे साथ सिर्फ अपनी मर्जी से करीबी बढ़ाई थी? अगर मैं चाहती तो आपको एक पल में खुद से दूर कर सकती थी, लेकिन नहीं कियारा। धनराज कभी अपने चीजों को किसी और का नहीं होने देती। फिर आप तो मेरे हो, आपको कैसे किसी और का होने दूंगी? अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी की तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। कियारा निडरता से अद्विक के आंखों में आंखें डालते हुए बोल रही थी। वहीं उसकी बातें सुनकर अद्विक की पकड़ उसके कमर पर कसती जा रही थी। यही तो चाहता था वो अपनी टाइगर की आंखों में और जुबान पर। आज उसने देख भी लिया अपनी टाइगर के पागलपन को, खुद के लिए जो उसके लिए कुछ भी करेगी, लेकिन कभी उसे किसी और का नहीं होने देगी। कियारा की बातें सुनकर अद्विक के होठों पर टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसने झटके से कियारा को खुद के करीब किया और उसके होठों को अपने होठों से जकड़ लिया। वो कियारा को पैशन के साथ किस कर रहा था, जिसमें आज पहली बार कियारा भी उसी पैशन से साथ दे रही थी। उसके हाथों की उंगलियां लगातार अद्विक के बालों को सहला रही थी, तो वहीं अद्विक कियारा के शर्ट के बटन खोल अपने हाथों को उसके थाई पर रखकर सहलाने लगा। उसके ऐसा करने से कियारा को अपने पेट में हजारों तितलियां उड़ती महसूस हो रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि अद्विक ने उसके शर्ट के पूरे बटन खोल दिए हैं, और इसी के साथ कियारा की चीख निकल गई जो अद्विक के मुंह में जाकर कैद हो गई। अद्विक अपने एक हाथ से कियारा के सर को पकड़ खुद की तरफ प्रेशर बना रहा था, तो दूसरे हाथ को कियारा के ब्रेस्ट पर रख उसे जोर से प्रेस करने लगा, जिस वजह से कियारा की तेज तेज सिसकियां निकलने लगी थी, जिसे सुनकर अद्विक और भी इंटेंस और पैशनेटली कियारा को किस किए जा रहा था। तो कभी एग्रेसिव होकर उसे स्मूच करता तो कभी सक कर बाइट कर लेता। अद्विक ने किस करते हुए ही कियारा को अपने गोद में उठा लिया और उसे ले जाकर बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर लेट कियारा के गर्दन को सक करते हुए उसके कॉलर बोन को जोर से बाइट कर लिया। वो धीरे धीरे नीचे आया और कियारा के एक ब्रेस्ट को अपने मुंह में भर सक कर बाइट करने लगा, तो दूसरे को अपने हाथों में भर कर जोर जोर से प्रेस कर रहा था। वो धीरे धीरे नीचे बढ़ा और उसके बैली बटन को किस कर स्मूच करने लगा। उसने लगभग कियारा के अपर बॉडी पर हर जगह काले बैगनी निशान कर दिए थे। कुछ लव बाइट्स पहले के थे तो कुछ अब मिल रहे थे। अद्विक ने किस करते हुए ही कियारा को अपने गोद में उठा लिया और उसे ले जाकर बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर लेट कियारा के गर्दन को सक करते हुए उसके कॉलर बोन को जोर से बाइट कर लिया। वो धीरे धीरे नीचे आया और कियारा के एक ब्रेस्ट को अपने मुंह में भर सक कर बाइट करने लगा, तो दूसरे को अपने हाथों में भर कर जोर जोर से प्रेस कर रहा था। वो धीरे धीरे नीचे बढ़ा और उसके बैली बटन को किस कर स्मूच करने लगा। उसने लगभग कियारा के अपर बॉडी पर हर जगह काले बैगनी निशान कर दिए थे। कुछ लव बाइट्स पहले के थे तो कुछ अब मिल रहे थे। अद्विक जानता था कि वो इससे आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए वो उठकर जाने लगा, लेकिन उससे पहले ही कियारा ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे खुद के करीब कर अपने लिप्स उसके लिप्स से जोड़ दिए। कियारा, मिस्टर सिंह मुझसे शादी कब कर रहे हैं? कियारा ने अचानक से अपनी किस पर ब्रेक लगाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अद्विक उसे ध्यान से देखने लगा और उठकर वहां से बाथरूम में चला गया। कियारा उसके ऐसे अचानक जाने से काफी उदास हो गई थी। उसकी आंखें हल्की नम हो गई थी। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं हिताक्षी चल रही थी, जिसकी एक एक बातें कियारा ने सुन रखी थी।
तो क्या सच में कुछ ऐसा तो नहीं है मिस्टर सिंह जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? जब प्यार कर सकते हैं तो शादी की बात पर आप बिना जवाब दिए चले गए। कहीं वो लड़की हिताक्षी से आपका कोई रिश्ता तो नहीं है जो मुझे नहीं पता? पर कोई बात नहीं, पता तो अब करना पड़ेगा। आई स्वेयर मिस्टर सिंह, अगर ऐसा कुछ आपके बारे में मुझे पता लगा जो नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते का नाम ही ना मिले, उस दिन मैं हमेशा हमेशा के लिए आपको छोड़कर चली जाऊंगी। कियारा खुद में सोचते हुए अपनी भारी आंखों से बाहर की तरफ देखते हुए बोली। उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि शादी की बात सुनते हो अद्विक यूं उसे छोड़कर चला गया। आज एक बार फिर कियारा का विश्वास डगमगा गया था। उसकी आंखें फिर से गहरी नीली रंग में चमकने लगी थी, जिसमें से मोती जैसे आंसू गिर उसके चेहरे पर बिखर रहे थे। दूसरी तरफ एकांश काया को लिए सीधा अपने रूम में गया और उसे बिस्तर पटक खुद उसके ऊपर आकर काया के दोनों हाथों को ऊपर कर उसे अपने एक हाथ से पकड़कर उसकी ठुड्डी पकड़कर उसके चेहरे की बिल्कुल अपने करीब कर लिया। उनके होठों के बीच सिर्फ 1 इंच का फासला था, जिस वजह से काया ने अपनी आंखें और होठों जोर से भींच लिया था। एकांश, हाँ तो जाने मन कुछ कह रही थी, तुम बाहर मेरा सर फोड़ दोगी, मेरे हाथ भी तोड़ दोगी, और भी कुछ नए नाम दिए थे। हाँ, मैं गोरिल्ला जैसा दिखता हूँ, डायनासोर हूँ, वो भी नए जमाने का राक्षस हूँ मैं, बोलो ना जाने मन। एकांश बिल्कुल काया के करीब जाकर अपने गरम सांसें उसके कानों पर छोड़ते हुए हल्की मगर सेड्यूसिंग आवाज में बोला। उसकी बातों को सुनकर काया ने और जोर से अपनी आंखें भींच ली। उसकी सांसें तेज हो चली थी। काया को अपने पूरे बदन में करंट फ्लो होता हुआ महसूस हो रहा था। तभी उसे अपने गर्दन पर तेज दर्द महसूस हुआ, जिसकी वजह से उसकी हल्की तेज चीख निकल गई। एकांश ने उसके गर्दन पर बाइट कर लिया और उस जगह किस कर इसे लिक करते हुए उसके ऊपर से उठ तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। बिस्तर काया शर्म से खुद को कंबल में छिपाए हुए थी। उसके गाल बुरी तरह लाल हो गए थे। ये एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था, जो पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा था।